ओके, सो लिखिए क्वेश्चन। द रेडियोएक्टिव सोर्सेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, द रेडियोएक्टिव सोर्सेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी हैव अ हाफ लाइफ ऑफ 2 hours and 4 hours respectively. 2 hours and 4 hours respectively. This is the source A, this is the source B. उसका half life है. Full stop. Initially, they contain the same number of initially contain the same number of radioactive atoms. Initially contain the same number of radioactive atoms, full stop. At the end of 2 hours, find the ratio of their rate of disintegration. At the end of 2 hours, find the ratio of their rate of disintegration. At the end of 2 hours, find the ratio of their rate of disintegration. मतलब क्या है कि भाई हमारे पास एक है कैपिटल ए सैंपल है और हमारे पास एक है कैपिटल बी सैंपल है। ये जो दोनों सैंपल्स हैं, इन दोनों सैंपल्स का हाफ लाइफ अलग अलग है। इनिशियली दोनों के पास नंबर ऑफ एटम्स बराबर थे, एन नॉट यहां पर थी, एन नॉट यहां पर भी। तो 2 घंटे बाद इसके नंबर ऑफ एटम्स सैंपल ए के, क्योंकि इसका तो 2 घंटे तो इसका खुद का हाफ लाइफ है, तो खुद का हाफ लाइफ है, तो 2 घंटे बाद इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो एन ए बोल देते हैं, दैट विल बी हाफ एन नॉट बाय 2। इतने ही डिसइंटीग्रेट हुए होंगे और इतने ही एक्टिव बचे होंगे। तो हमारे को एक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकालना है 2 घंटे के बाद कितना है दोनों में, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें 2 घंटे के बाद एक्टिव नंबर का जो रेशियो होगा उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको याद होगा एन नॉट एन अपॉन एन नॉट, कल ही हमने सीखा एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर ऑफ एन। ये हमारे पास रेशियो होता है, एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर ऑफ एन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है यहाँ पे एन क्या होता है, एन इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो इसकी हाफ लाइफ तो 4 आवर्स है, ठीक है। तो अभी तो एक भी हाफ लाइफ नहीं हुई है, बेसिकली एक भी हाफ लाइफ नहीं हुई है। तो एन क्या होता है, एन होता है टाइम, टाइम कितना बीता है डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो टाइम बीता है 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे बाद रेशियो पूछ रहे हैं, तो टाइम बीता है 2 आवर्स एंड टी हाफ कितना होता है, टी हाफ 4 आवर्स है इसका। तो एन यहां पर है 1/2 क्योंकि आधी हाफ लाइफ हुई है। तो यहां पर जो n आएगा दैट इज n नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स इन B, n नॉट यहां ले जाओ, दैट विल बी n नॉट इनटू 1/2 टू द पावर ऑफ n की जगह पे आएगा 1/2, बेसिकली ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो बस इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हाँ, देन द रेट ऑफ, अच्छा देन द एट द एंड ऑफ 2 आवर्स देयर रेट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अच्छा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन निकालना है बेसिकली। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब dn/dt निकालना है। dn/dt क्या होता है, dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n होता है, ठीक है। तो dn/dt फॉर सैंपल A इट विल बी लैम्डा टाइम्स नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ सैंपल A एंड dn/dt ऑफ sample B it will be lambda times active number of elements of sample B। ये ऐसे करके हमारे पास इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा dn/dt of
a डिवाइडेड बाई dn by dt of b, lambda lambda cancel, n a by n b, this is what we have. तो n a ये है, n b ये है, तो n a हो गया आपके पास n नॉट बाई 2 और n b हो गया आपके पास n नॉट बाई रूट 2, तो n नॉट से n नॉट कैंसिल हो गया, रूट 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा रूट 2 बाई 2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2, तो 1:2 रूट 2 का रेशियो जो है दैट विल कम आउट। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखिए a 280 days old radioactive sample, a 280 days old radioactive sample shows an activity of 6000 dps disintegrations per second, 6000 dps। ठीक है, फुल स्टॉप। 140 days later it shows an activity of 3000 dps disintegration per second. What is its initial activity? मतलब t is equal to 0 पे क्या एक्टिविटी है वो हमें निकालनी है। What is its initial activity? लैंग्वेज को ध्यान से सुनेंगे। जब t is equal to 0 है उस समय मान लो एक्टिविटी a नॉट है, हमें नहीं पता, वो निकालनी है हमारे को। ठीक है, लेकिन जब टाइम हो गया 280 डेज हो गया तो एक्टिविटी हो गई हमारे पास, एक्टिविटी जो है वो हमारे पास होगी 6000 और इसके 140 दिन के बाद एक्टिविटी 3000 हो गई। मतलब टोटल टाइम कितना हुआ, इसके 140 दिन के बाद मतलब टोटल टाइम हुआ 280 प्लस 140, यानी कि 420 डेज के बाद एक्टिविटी कितनी होगी, 3000 होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्या चीज पे ध्यान देने वाली बात है, ये 6000 है, 6000 का आधा है 3000, इसका मतलब 140 दिनों में एक्टिविटी आधी हो रही है। तो एक्टिविटी आधी तो हाफ लाइफ में होती है ना भाई, ठीक है ना। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है एक्टिविटी आधी होती है उसमें। इसका मतलब ये हो गया, ये जो 140 डेज आपको दे रखे हैं माय डियर, ये हाफ लाइफ गिवन है। यहां से ये इंटरप्रिटेशन निकला, क्योंकि 280 दिनों में 6000 एक्टिविटी थी, अगले 140 दिनों में 3000 रह गई, मतलब टोटल तो 420 दिन हुए ना, टोटल 420 दिन हुए, लेकिन अगले 140 दिनों में 3000 रह गई, आधी होगी एक्टिविटी। तो यहां से क्या पता चला आपको कि टी हाफ इज एक्चुअली 140 डेज। इंटरप्रेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं ओरिजिनल एक्टिविटी बताओ भाई। ओरिजिनल मतलब शुरुआत में कितनी होगी, तो शुरुआत से लेकर आगे 280 दिनों में 6000 एक्टिविटी थी। अच्छा, 280 जो होता है 280 इज द डबल ऑफ 140, मतलब 280 दिनों में 2 हाफ लाइफ्स बीत चुकी होगी। 280 दिनों में कितनी हाफ लाइफ्स बीत चुकी होगी, 2 हाफ लाइफ्स बीत चुकी होगी। तो अगर सबसे शुरुआत में t इज इक्वल टू 0 पे एक्टिविटी a नॉट है, तो जब t इज इक्वल टू t हाफ होगा, एक हाफ लाइफ बीतेगी तो एक्टिविटी उसकी आधी हो जाएगी, और जब दूसरी हाफ लाइफ बीतेगी 2 टाइम्स t हाफ, तो एक्टिविटी और इसकी आधी हो जाएगी, a नॉट बाई 4 हो जाएगी। तो ये 2 हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी इतनी होगी, और ये भी 2 हाफ लाइफ है, उसके बाद एक्टिविटी है 6000 की मिनट। इसको 6000 के बराबर डालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ओरिजिनल एक्टिविटी आ गई 24000 डीपीएस। खत्म क्वेश्चन। ओनली सिंपल लॉजिक इज अप्लाइड, और कुछ भी यूज नहीं हुआ, ठीक है। आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल लॉजिक। इज इट क्लियर, ठीक है।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। अब कल भी हमने कर लिए थे न्यूमेरिकल्स, तो कुछ हमने कल भी किए थे, तो आज भी थोड़े से कर लिए, तो इतने काफी है। बाकी आपने सॉल्व करना, ठीक है, और सॉल्व करना मटेरियल में से सॉल्व करिए, और फिर जो है मैं उसके डाउट्स बॉक्स आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क डाउट्स। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा हाँ, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ रेडियो एक्टिविटी। हाँ अभी हमने थोड़ा सा हो गया, लेकिन अभी थोड़ा बचा दिया। जो अल्फा डीके और बीटा डीके जो है वो अभी हमने नहीं किया। सो राइट ऑन, नेक्स्ट लिखिए अल्फा डीके। अल्फा डीके क्या होता है? किसी भी न्यूक्लियस से जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उस डीके को अल्फा डीके बोलते हैं। अच्छा, अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल खुद एक हीलियम न्यूक्लियस है, ठीक है। तो हीलियम न्यूक्लियस, किसी बड़े न्यूक्लियस के अंदर से हीलियम न्यूक्लियस निकलेगा तो 4 यूनिट का मास कम होगा और 2 यूनिट का चार्ज, एटॉमिक नंबर कम होगा, ठीक है। तो लिखिए अल्फा डीके के बारे में लिखिए। इन दिस डीके the atomic number decreases by 2 units and mass number decreases by 4 units. In this decay, the atomic number decreases by 2 units and the mass number decreases by 4 units. And the mass number decreases by 4 units. जैसे मान लो आपके पास कोई न्यूक्लियस है X, उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर A है, एटॉमिक नंबर Z है, तो अल्फा डीके उसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो कि अल्फा डीके हो गया, ऐसे करके डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे करके डिनोट कर देते हैं। या फिर इस तरीके से भी डिनोट करते हैं कि भाई यहाँ पे Z है, यहाँ पर A है, और यहाँ पे आगे यहाँ पे कुछ बनेगा, मान लो वो Y बना, प्लस यहाँ पे अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, या फिर y प्लस He4 लिख देते हैं, जस्ट He4 लिख देते हैं, तो वो भी हमारे पास कई तरीके हैं लिखने के, ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए। तो जब अल्फा डीके होता है तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसमें मास नंबर जो A है वो 4 यूनिट से कम हो जाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास 4 है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है? 2 है, तो यहाँ पे भी आप 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 4, और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से कम होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, सॉरी 4 नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था A-4, यहाँ पर भी लिखना था A-4, और यहाँ पे Z-2, और यहाँ पे भी Z-2, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड एज द अल्फा डीके। दिस इज क्वाइट सिंपल। अल्फा डीके में हीलियम न्यूक्लियस जो है that comes out of the helium nucleus comes out of this, okay, ठीक है। अच्छा, और ये अल्फा डीके स्टेबिलिटी लाता है। स्टेबिलिटी क्यों लाता है? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम हो जाते हैं 4 यूनिट से। अनस्टेबिलिटी क्यों होती है न्यूक्लियस के अंदर? क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे यूरेनियम 235 है या यूरेनियम 238 है, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 238 या 235, दैट इज वेरी लार्ज। इतने लार्ज न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स भी वीक होने लग जाता है साइज जब बढ़ता है। तो उसकी वजह से हमारे को क्या चाहिए? जब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बाहर निकलेंगे, 4 न्यूक्लियॉन्स बाहर निकल गए, तो साइज भी कम हो गया, तो न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, तो फिर स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। नाउ कम्स द बीटा डीके। अच्छा, बीटा डीके जो है इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है बीटा पॉजिटिव डीके और एक होता है बीटा नेगेटिव डीके। 2 टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे बीटा नेगेटिव डीके, बीटा नेगेटिव डीके। अच्छा, अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बीटा नेगेटिव पार्टिकल है, जो जिसको कि हम
बेसिकली बीटा पार्टिकल बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली अ नेगेटिवली चार्ज्ड, it is an electron actually, it is basically an electron, and electron is coming out of what? Nucleus. तो आप ये समझो न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो वहां पे कहां से भैया इलेक्ट्रॉन वहां पे कहां से आ गया? इलेक्ट्रॉन तो कहां होता है? इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। दिस इज द लॉजिक। आपको पता है ना एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और यहाँ पे न्यूट्रॉन है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अभी हम न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो इस न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे वो कहां से निकलते थे? वो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो निकलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। लेकिन जो बीटा नेगेटिव डीके है, बीटा नेगेटिव डीके जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है? न्यूक्लियस के अंदर से, जहां पर इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो वो आता कहां से है? एक्चुअली यहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये आपस में कंटिन्यूअसली इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, कभी आपका जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तब एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल या एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और उस इलेक्ट्रॉन को बीटा नेगेटिव बीटा पार्टिकल होता है और उसको बीटा नेगेटिव डीके कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए इन अ न्यूक्लियस व्हेनेवर in a nucleus whenever a neutron converts into a proton, in a nucleus whenever a neutron converts into a proton, an electron is emitted which is called as beta negative particle. An electron is emitted which is called as beta negative particle. Full stop. This decay increases the stability by changing neutron to proton ratio, N by P ratio, neutron to proton ratio. This decay increases the stability by changing neutron to proton ratio. तो भैया न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक न्यूट्रॉन है और वो न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन के पास चार्ज 0 है और उसके पास एक उसका 1 AMU का उसका मास होता है। अच्छा, प्रोटॉन के पास चार्ज भी 1 होता है और मास भी उसका 1 होता है प्लस, तो यहां पर एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल आता है -1 0, मास इज 0, इलेक्ट्रॉन का मास हम 0 कंसीडर करते हैं ना, AMU के टर्म्स में तो हाईली नेग्लिजिबल होता है, तो 0 होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 0 है, 1 एंड -1, ये भी 0, तो बैलेंस हो गया। 1 + 0 = 1, अब ये 1, तो ये बैलेंस हो गया। तो जब ये आपके पास ये निकलता है, ये जो है दिस इज बीटा पार्टिकल एंड दिस इज द बीटा नेगेटिव डीके। तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटॉन में जब कन्वर्ट होता है तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिट होता है। अच्छा, ये तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन की इक्वेशन होगी। मान लो न्यूक्लियस हमारे पास ये, जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस दिया था वैसे एक न्यूक्लियस ले लो ZA, ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर ये हुआ, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो प्रोटॉन बढ़ गया और न्यूट्रॉन घट गया। समझ रहे हो बात को? अगर प्रोटॉन बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ने से एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, प्रोटॉन बढ़ने से एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन मास नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो सेम है। ठीक है, तो वो प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहा, वो बाहर नहीं निकला। ठीक है, तो मास नंबर जब यहाँ पे एक नया एलिमेंट बनता है उसका एटॉमिक नंबर तो बढ़ जाता है लेकिन मास नंबर उसका वही रहता है। दिस लॉजिक इज इंपॉर्टेंट है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ गया, मास नंबर वही रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रोटॉन बन रहा है न्यूट्रॉन से। ठीक है, अब प्लस एक बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल जो है उसको ऐसे लिख दो, बीटा यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0। दिस इज
व्हाट हैपेंस। अब यहां पर क्या होता है, अगर हम देखें ये रेशो, ये जो रेशो है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, तो आप देखोगे प्रोटॉन बढ़ रहा है, ठीक है, प्रोटॉन बढ़ रहा है और न्यूट्रॉन घट रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है, तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो डिक्रीज होता है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो डिक्रीजेस हियर। और ये डिक्रीज होना भी चाहिए क्योंकि जो बड़े बड़े न्यूक्लियस होते हैं उनमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो बहुत ज्यादा होता है, 2 या 2 से भी बड़ा हो जाता है। अगर आप यूरेनियम में ही देख लो, यूरेनियम 238 में ही देख लो, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 146 है। यूरेनियम 238 में 92 इसका होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इसके 92 है p, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 146 है, तो 1.5 से बड़ा है, ठीक है, हाँ 1.5 से बड़ा है रेशो, तो ये 1.5 के आसपास रहना चाहिए, ठीक है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एक्चुअली n/p रेशो, ठीक है, मतलब ऐसे निकाल तो सकते हैं, ऐसे जरूरत तो है नहीं, 1.146/92 फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 1.5 से तो बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो सुधरता है बीटा नेगेटिव डीके में, तो बीटा नेगेटिव डीके में ही होता है। अच्छा, फिर मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में कन्वर्ट नहीं होता, प्रोटॉन भी कई बार न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी स्टेबिलिटी लाता है। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो फिर एक पार्टिकल एमिट होता है, उसको बीटा पॉजिटिव पार्टिकल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल जो है उसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। जैसे ये बीटा नेगेटिव पार्टिकल है, इसको इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ही है। नाम बीटा पार्टिकल क्यों कहा है? क्योंकि ताकि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और न्यूक्लियस के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनमें डिस्टिंग्विश किया जा सके, ठीक है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, बीटा पार्टिकल बोल दिया। बेसिकली सारी प्रॉपर्टीज बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की सेम है, ठीक है, तो इसको बीटा पार्टिकल बोलते हैं। अब जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो पॉजिट्रॉन इज निकलता है। पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन इज अ पार्टिकल विच हैज गॉट अ पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर +1 चार्ज है और मास उसका 0 है, मतलब है वो इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है, बस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो वो जब होता है तब हम उस टाइप के डीके को हम बोलते हैं बीटा पॉजिटिव डीके। तो लिखिए बीटा पॉजिटिव डीके, लिखिए whenever a proton is converted into a neutron, it emits a positron. पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, बेसिकली वहां से वर्ड बना है। इट एमिट्स अ पॉजिट्रॉन, thus stabilizing n/p रेशो। तो n/p रेशो को स्टेबल करता है, thus stabilizing n/p रेशो। And this decay is called as beta positive decay, and this decay is called as the beta positive decay. तो प्रोटॉन कन्वर्ट होता है किसमें? न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन की मास 1 है और मास और चार्ज दोनों 1 है। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो 0 है और मास उसका 1 है, प्लस यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके E लिखेंगे, है ना। यहां पर भी हम E लिख सकते थे बीटा पार्टिकल में, ठीक है, बस यहां पे +1 लिखेंगे और यहां पे 0। दिस इज अ पॉजिट्रॉन, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको बीटा पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या पॉजिटिव ऊपर लिख दिया, बीटा पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, सिंबल्स हैं बेसिकली पॉजिट्रॉन के लिए, ठीक है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जब कन्वर्ट होता है तो ये इक्वेशन होती है। अच्छा, न्यूक्लियस की इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर 1। अब यहां पर क्या हो रहा है,
आप यहां पे देखो, इस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो प्रोटॉन की कमी होगी, प्रोटॉन की कमी होगी तो एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर Z-1 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या है? Z-1 हो गया, कम हो गया एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर अगर कम हो गया, मास नंबर में फर्क नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? मास नंबर उतना ही रहेगा। मास नंबर उतना क्यों रहेगा? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास का कंट्रीब्यूशन तो सेम है, 1-1 न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, तो मास नंबर उतना ही रहेगा। प्लस बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, बीटा +1 and 0 positron. This is the nuclear change that has happened. ठीक है, इसको बोलते हैं बीटा पॉजिटिव डीके। तो ये दो टाइप का होता है, बीटा पॉजिटिव एंड बीटा। अच्छा, यहां पर N/P रेशियो को देखते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो घट रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटा तो N/P रेशियो जो है वो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो वो बढ़ेगा। N/P रेशियो यहां पर डिक्रीज होता था, बीटा पॉजिटिव डीके में N/P रेशियो घटता है। N/P रेशियो घटता नहीं, सॉरी, इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस। तो ये याद रखना है आपने, बीटा नेगेटिव डीके में N/P रेशियो डिक्रीज करता है, ठीक है, और बीटा पॉजिटिव डीके में N/P रेशियो क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्योंकि कई बल्कि न्यूक्लियाई में हमारे को N/P रेशियो कम होता है तो वो इंक्रीज होगा, वो बीटा पॉजिटिव डीके से इंक्रीज होगा, और कई बल्कि में N/P रेशियो बहुत ज्यादा होता है तो वो डिक्रीज कैसे होगा? वो बीटा नेगेटिव से डीके होगा तो वो डिक्रीज होगा। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। चलिए देखिए, अब जरा क्वेश्चन देखिए। यूरेनियम 23892 undergoes several alpha and beta decays, beta negative decays, undergoes several alpha and beta negative decays to form lead 82206, to form lead 82206. Find out the number of alpha and beta particles thus produced. Find out the number of alpha and beta particles thus produced. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि भाई यूरेनियम 238 स्टेबल होने के लिए लेड में कन्वर्ट होता है, और कई सारे उस प्रोसेस में वो कई सारे अल्फा बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है। तो कितने एमिट करेगा? तो आप मान लो कि उसने x अल्फा पार्टिकल एमिट किया, अल्फा पार्टिकल को He24 लिख सकते हैं, और उसने y बीटा पार्टिकल एमिट किए, बीटा पार्टिकल को बीटा -1 0 लिख सकते हैं। तो हमें x और y निकालना है। तो यहां पर आपको बैलेंस करना आना चाहिए मास एज वेल एज चार्ज, वो आपको बैलेंस करना आना चाहिए। कैसे? जैसे ये यहाँ पे ये मास होता है, जो ऊपर लिखा होता है ये एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मास है 238 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी उतना ही होना चाहिए 206, प्लस यहाँ पे एक हीलियम का मास 4 है, x एटम्स का कितना हो जाएगा? मास 4x, प्लस एक बीटा पार्टिकल का 0 है तो y का भी कितना होगा? वो 0 ही रहेगा। तो यहां से x निकल जाएगा, x इज नंबर ऑफ हीलियम पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स। 206 यहां ले आओ तो ये 32 इज इक्वल टू 4x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा पार्टिकल्स 8 एमिट होंगे, ठीक है, और एक साथ नहीं होते हैं, ठीक है। एक टाइम में एक अल्फा हुआ, फिर कोई बीटा हुआ, फिर अल्फा कोई बीटा, या फिर लगातार 2 अल्फा लगातार 2 बीटा। तो ऐसा नहीं कि एक साथ में ही 8 के 8 अल्फा पार्टिकल एमिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अच्छा, अब जरा एटॉमिक नंबर चार्ज को कंजर्व करते हैं। तो यहाँ पे है 92 और यहाँ पर है दिस इज इक्वल टू 82 राइट हैंड साइड में। यहाँ पे 2 है लेकिन x नंबर ऑफ न्यूक्लियस है तो 2x हो जाएगा टोटल चार्ज। यहाँ पे -1 है लेकिन x नंबर ऑफ न्यूक्लियस है तो y इंटू -1 हो जाएगा टोटल चार्ज।
82 यहाँ जाओ, ये आ गया 10 और 2 इंटू एक्स, एक्स हमने निकाला था 8 इज माइनस वाई आ जाएगा। 8 टू 16 इधर जाओ तो 10 माइनस 16 इज माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया। तो यहां से क्या पता चला कि यूरेनियम के लेड में कन्वर्जन में 8 अल्फा पार्टिकल्स और 6 बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे। इस टाइप से आपको जो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है ये बैलेंस करनी आनी चाहिए बेसिकली, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अच्छा एक चीज रह गई इसमें, हाँ इसमें हाँ एक एंटी पार्टिकल्स और एमिट होते हैं बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव डीके में, है ना, आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो वो तो रही गई, ठीक है। तो बीटा नेगेटिव में जो आपने इक्वेशन लिखी हुई है दैट इज करेक्ट, है ना। मैं फटाफट उसी में थोड़ा सा चेंज करना है आपने, इसको मिटा देता हूं मैं फिलहाल। देखो बीटा नेगेटिव में आपने जो इक्वेशन लिखी है, न्यूट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, सॉरी, प्लस अ बीटा पार्टिकल दैट इज -1 and 0। एक और एंटी पार्टिकल यहां से निकलता है, ठीक है, दैट इज अवर एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। उस एंटी न्यूट्रिनो को हम ऐसे करके डिनोट करते हैं, ये आप बस वहां पे इक्वेशन आपने लिखी हुई है, आप जोड़ लो, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। इसके अगली वाली इक्वेशन में भी करना पड़ेगा वो, जब x z और a है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू y और प्लस यहां पे बीटा -1 0 प्लस यहां पे भी करना पड़ेगा, और यहां पर क्या आ रहा था, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है z+1, मास नंबर वही रहता है। तो बस आपने इतना तो लिखा हुआ है, ये एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे जोड़ दो। थोड़ी वैसे एनर्जी भी रिलीज होती है, लेकिन खैर अभी हम आगे देखते हैं उसको। और फिर न्यूट्रिनो पार्टिकल तब निकलता है बीटा पॉजिटिव डीके में, उसमें भी आप बदलाव करिए, थोड़ा थोड़ा बदलाव है, मैं तो पूरा इक्वेशन लिख रहा हूं, आप थोड़ा थोड़ा बदलाव करिए। प्रोटॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन प्लस बीटा पॉजिटिव 0, इसमें न्यूट्रिनो, दिस इज, इसको बाद नहीं शो करना, बस न्यू शो करना, दिस इज न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, दे आर एंटी पार्टिकल्स, इफ दे कंबाइन देन नथिंग, एनर्जी विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, एनिहिलेशन विल टेक प्लेस। अच्छा उसके बाद इसमें वो वाला भी, उस वाले में भी चेंज कर दो, आप समझ गए होंगे क्या चेंज करना है। यहां पर y आपके पास आ जाएगा z-1 और a तो a ही रहेगा, प्लस बीटा +1 0 प्लस न्यूट्रिनो, बस, ठीक है। तो ये एंटी न्यूट्रिनो, क्योंकि ये लिखना जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट, ठीक है। कभी भी आ जाए ना कंपटीशन आ सकते हैं क्वेश्चन, तो वो स्किप हो गया था दिमाग से। एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो पार्टिकल्स आर आल्सो एमिटेड, तो देयर आर मेनी पार्टिकल्स, दे कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस, अल्फा, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना। तो 30-35 टाइप के पार्टिकल्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं जो न्यूक्लियस एमिट करता है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रेडिएशंस या फिर न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस भी होता है, जैसे हम बम्बार्ड करते हैं न्यूक्लियस को किसी और से, ठीक है ना, किसी और एटम से बम्बार्ड करते हैं, तो प्रोजेक्टाइल से बम्बार्ड करते हैं, तो वो भी कराते हैं, वही टॉपिक है आई थिंक नेक्स्ट। हाँ, so right, yes, next is our nuclear reactions. Next is nuclear reactions. न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं भाई? न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है, जैसे अपने केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस, बस वैसे ही न्यूक्लियस से रिलेटेड रिएक्शंस जो होते हैं, दे आर न्यूक्लियर रिएक्शंस, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। दे न्यूक्लियर रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर formation of the new
एलिमेंट्स, नए एलिमेंट्स अगर बनाने तो न्यूक्लियर रिएक्शंस आर यूज्ड, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में सबसे पहले जैसे हमारे पास कोई भी पेरेंट न्यूक्लियस है, दिस इज एक्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियस। इस पेरेंट न्यूक्लियस से हम टकराते हैं किसी हाईली एनर्जेटिक प्रोजेक्टाइल को। वो जो हाईली एनर्जेटिक प्रोजेक्टाइल होता है वो इस न्यूक्लियस के से टकराता है, ठीक है। तो उसको मैं P से रिप्रेजेंट कर देता हूं, दिस इज प्रोजेक्टाइल। फिर क्या करता है ये प्रोजेक्टाइल, क्या होता है ये जनरली, न्यूक्लियस तो चलो बल्कि होगा, बड़ा होगा, लेकिन प्रोजेक्टाइल क्या होता है जनरली? प्रोजेक्टाइल जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, ये सब पार्टिकल्स, या अल्फा पार्टिकल, ये सब और इनफैक्ट गामा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ये सब प्रोजेक्टाइल के रूप में यूज हो जाते हैं। प्रोजेक्टाइल क्या करता है, उस न्यूक्लियस से टकराया, उसके अंदर घुस गया और अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है। अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है तो वो न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में, दो या दो से ज्यादा में भी टूट सकता है। तो हम यहाँ पे दो न्यूक्लियाई ले लेते हैं, एक वाई और एक जेड, एक ये दो न्यूक्लियाई, इन दोनों न्यूक्लियाई को हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जब ये जो अभी अपने पीछे भी इक्वेशंस लिखी बीटा डीके वाली, वहां पर भी एनर्जी रिलीज होती है, देयर इज नो डाउट, ठीक है। लेकिन यहां पर हम उस कॉन्सेप्ट को हम यहां पे कर रहे हैं, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, जिसको हम क्यू बोलते हैं या फिर क्यू वैल्यू भी बोलते हैं, एनर्जी रिलीज। रिलीज भी हो सकती है या कंज्यूम भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो एनर्जी लिख लेते हैं। अगर ये क्यू जो है ये पॉजिटिव है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब Q अगर पॉजिटिव है, Q इज ग्रेटर देन 0, तो एनर्जी रिलीज होगी। उस टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शंस, एक्सोअर्जिक। जैसे केमिस्ट्री में होता था ना वर्ड एक्सोथर्मिक, यहां है एक्सोअर्जिक, काफी क्लोज जैसे वर्ड्स है, ठीक है। अगर हमारा Q लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, अगर राइट हैंड साइड में जो Q लिखा है एनर्जी जो है ये नेगेटिव हो, तो ये एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड से आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब है इस न्यूक्लियर रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। एनर्जी उतनी नहीं रिलीज हो रही जितनी कि उसको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो उसको बोलते हैं एंडोअर्जिक, एंडोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये इस तरीके से हो जाता है। अच्छा, अब ये Q वैल्यू निकालते कैसे हैं? Q वैल्यू, ये एनर्जी की वैल्यू निकालते कैसे हैं? जो हमारे डॉटर न्यूक्लियाई है ये, और जो हमारे यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियर और प्रोजेक्टाइल है ये, इन दोनों के बीच में जो, इन दोनों के मासेस के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज द मास डिफेक्ट, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये ऐसे Q वैल्यू से निकलता है। अच्छा, डेल्टा M क्या होता है? डेल्टा M होता है द मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई माइनस, या डॉटर न्यूक्लियाई ही नहीं बल्कि राइट हैंड साइड में जितने भी न्यूक्लियस होंगे उन सबका मास, माइनस मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। तो पेरेंट न्यूक्लियस ही नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी न्यूक्लियस होंगे उनका मास। क्योंकि यहां पर क्या होगा, जब भी यहां पे कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, ये कंबाइन करेंगे, कुछ नया बनाएंगे, तो सम ऑफ द मास विल गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो वही एनर्जी जो है, वही एनर्जी है Q एनर्जी है। तो जैसे हम बाइंडिंग एनर्जी की बात भी करते थे, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी और इसमें फर्क है। बाइंडिंग एनर्जी तो हम सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे, लेकिन यहां पे प्रोजेक्टाइल आ रहा है तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट, ठीक है। तो इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में लिखिए न्यूक्लियर रिएक्शन में एक स्पेसिफिक है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, वो कर लेते हैं। अच्छा,
नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। ओके, सो आई वाज टेलिंग कि भाई हाँ, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की बात करते हैं। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, चेन रिएक्शन मतलब कि उसमें यहां पे डॉटेड जिस प्रोजेक्टाइल को हमने बम्बार्डमेंट के लिए यूज किया है, अगर वही प्रोजेक्टाइल डॉटेड न्यूक्लियाई में भी प्रोड्यूस हो जाए तो वो रिएक्शन सेल्फ पॉलिट्रेटिंग हो जाती है, सेल्फ प्रोपगेटिंग हो जाती है। ठीक है, तो लिखो such nuclear reactions in which the projectile is formed as a byproduct. Projectile is formed as a byproduct. Such nuclear reactions in which the projectile is formed as a byproduct are called as nuclear chain reactions. तो ये बहुत काम की है। ठीक है, तो इन जनरल जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, अगर उसमें प्रोजेक्टाइल दोबारा फॉर्म नहीं हो रहा तो वो भी है, मतलब वो ट्रांसम्यूटेशंस वगैरह होती है वहां पर हमारे पास, लेकिन जिनमें हमारे पास प्रोजेक्टाइल दोबारा से फॉर्म हो जाए तो वो बहुत काम की है। तो और वो आगे चल के फिर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में भी वो यूज होती है। तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस बहुत काम की है। तो बहुत कम ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ये सब देते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस, ये देते हैं। ठीक है, अच्छा तो हमारे सिलेबस में यूरेनियम की है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन वो है। तो यूरेनियम जो है, यूरेनियम के दो आइसोटोप्स है, एक तो 92-238 जो अभी मैं आपको बता रहा था, दूसरा आइसोटोप है 92-235। ये जो है ये 99.3% मिलता है हमारे को अर्थ की क्रस्ट से। यूरेनियम जो है वो अर्थ की क्रस्ट से मिलता है, 99.3% मिलता है। ये जो यूरेनियम मिलता है ये सिर्फ 0.7% होता है, लेकिन यही काम का है। क्यों? क्योंकि ये जो यूरेनियम है दिस इज फिशनेबल। ठीक है, इसको इट इज अ नॉन फिशनेबल पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे काम का नहीं होता है, ऑल्दो हम इससे इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इस वाले यूरेनियम से प्लूटोनियम भी बना सकते हैं ब्रीडर रिएक्टर्स में। ठीक है, वो भी आगे चल के पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो। फिलहाल हम क्या करते हैं, ये वाला जो यूरेनियम है, ये यूरेनियम हम यूज करते हैं। अब ये यूरेनियम के साथ हम क्या करते हैं, इसमें हम बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज यूज्ड एज अ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, वो न्यूट्रॉन इसके अंदर घुस जाता है और एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाता है, और वो इंटरमीडिएट स्टेट जो है वो है यूरेनियम 236। और वो यूरेनियम 236 जो है, अच्छा ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दे डू नॉट हैव वेरी हाई वेलोसिटी। ठीक है, दे हैव क्वाइट अ लो वेलोसिटी, और इनकी जो एनर्जी होती है दैट इज ओनली 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। that is quite less, and they are called as the thermal neutrons. हाँ, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज करेक्ट। ठीक है, such neutrons they are called as the thermal neutrons. वो इसके साथ बम्बार्ड करते हैं, वो इसके न्यूक्लियस के अंदर घुसते हैं, ये 236 बनाते हैं, और ये 236 जब बनता है ये बड़ा अनस्टेबल होता है और ये एकदम से ब्रेक हो जाता है दो न्यूक्लियाई में। ठीक है, तो जो यहां पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारे पास I53-137 प्लस कैपिटल Y 3997 प्लस दो न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल डेफिनेटली बी रिलीज्ड, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रिलीज होगी। अच्छा, ये भी बन सकते हैं, या फिर ठीक है ये भी बन सकते हैं, या फिर बेरियम एंड क्रिप्टॉन, BA
56,140 प्लस क्रिप्टॉन 36,94 प्लस 2 न्यूट्रॉन्स भी यहां पे बन जाते हैं, प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो जब ये यूरेनियम 236 जब फूटता है तो ये दो मिडल साइज न्यूक्लियाई बनते हैं। ठीक है, ये मतलब एक्चुअली जैसे हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है, तो केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ मेजर प्रोडक्ट होता है, कुछ ना कुछ माइनर प्रोडक्ट होता है। डू यू नो दैट? ठीक है, बस वैसे ही यहां पर भी न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास ये जो चार चीजें बन रही है, दीज आर द मेजर प्रोडक्ट्स। इसके अलावा भी चीजें बनती हैं, इसके अलावा भी कई चीजें बनती है, बट यार माइनर प्रोडक्ट उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है, तो हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, मेनली ये चीजें बनती है और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। कभी कभी 2 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, कई कई प्रोडक्ट्स में 3 न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑन एन एवरेज 2.47 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, है ना? एवरेज पॉइंट्स में आ सकती है, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि यूरेनियम 236 स्पेसिफिक चीजों में नहीं टूटता, वो अलग अलग चीजों में टूटता है। उसमें से कुछ मेजर प्रोडक्ट्स है, कुछ माइनर प्रोडक्ट्स है। सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट वैसे ये है, सबसे ज्यादा परसेंटेज बेरियम और क्रिप्टॉन की होती है। ठीक है, लेकिन ये भी बनते हैं, उसके अलावा और भी चीजें बनती हैं। ठीक है, तो कहीं पे 2 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, कहीं पे 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं पर यूरेनियम 235 के फिशन पे या उसके बम्बार्डमेंट पे, वो 2.47 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। 2.47 या 2.5 ले लो, और कई इक्वेशन में 3 न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। अब देखो होगा क्या। ठीक है, हम समझने के लिए ऐसे करते हैं, मान लो कि एक यूरेनियम था 235, हम 3 ले लेते हैं, उससे हमारे को थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। 3 न्यूट्रॉन्स निकले, क्योंकि कई न्यूक्लियर रिएक्शंस में 3 भी निकलते हैं। अब वो 3 न्यूट्रॉन्स अगले 3 यूरेनियम्स के साथ टकराएंगे और वहां से फिर 9 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से। फिर ये 9 न्यूट्रॉन्स 9 यूरेनियमों के साथ टकराएंगे, क्योंकि चक्कर क्या है, जो न्यूट्रॉन हमें यहां बम्बार्डमेंट के लिए चाहिए वही न्यूट्रॉन यहां मिल भी रहा है हमारे को, यही चेन रिएक्शन, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो चेन रिएक्शन में क्या होता है, जो प्रोजेक्टाइल होता है वो एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो वही 2 या 3 न्यूट्रॉन जो यहां बन रहे हैं वो फिर से नए यूरेनियम के साथ टकराएंगे, फिर वो 9 न्यूट्रॉन बनाएंगे, फिर वो 9 यूरेनियम के साथ टकराएंगे, फिर 27 न्यूट्रॉन बनेंगे। ऐसे ऐसे करते करते एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिशंस हो जाएंगे और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और वो जो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज बेसिकली, अगर हम उसको कंट्रोल कर लें तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर में उसको कंट्रोल किया जाता है। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे उसको कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। और अगर वो उसको कंट्रोल ना कर पाए तो दैट इज कॉल्ड एज द एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज द व्हाट इज हैपनिंग इन न्यूक्लियर रिएक्टर, एंड अनकंट्रोल्ड इज द न्यूक्लियर बॉम्ब एक्चुअली। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपको याद करनी है, इनको याद कर लेना। अच्छा, एक और चीज, ये जो कैपिटल क्यू वैल्यू निकलती है, ठीक है, वो भी लिख लो। एवरेज क्यू वैल्यू ऑफ फिशन, एवरेज क्यू वैल्यू प्रोड्यूस्ड इन फिशन ऑफ यूरेनियम 235, यूरेनियम 235-92 is 200 mega electron volt. Average Q value produced in the fission of one, ऐसे लिखते हैं, one atom of uranium 235 is 200 mega electron volts. 200 mega electron volts की एवरेज एनर्जी जो है वो होती है। That's it. बस इतना सा याद रखना है।